Today we will have a quick revision on electrostat. We all know that electrostatics, is basically a study of stationary charges. Now charges, as you know, they can be of two types. One is positive and the other is negative. And modern electronic theory says that an object is said to have positive charge if it has lost electron, and the one which has gained those electrons or any electron, due to this it will have a negative charge because of that fundamental charge which is there on the electron. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फंडामेंटल चार्ज को बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज गिवन बाय 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb as suggested by R.A. Millikan. तो ये इन्होंने सजेस्ट किया था, ये इससे कम नहीं हो सकता. This is called as the fundamental charge. Now there are two properties. In fact, the properties of the charges are given by, if I talk about properties, well, the properties of electric charge, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है. हम जानते हैं कि एक तो ये सिमिलर चार्ज रिपल करते हैं, रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, एंड अट्रैक्शन charges. Dissimilar charges. एक तो ये प्रॉपर्टी है, और दूसरा है कि जो चार्जेस होते हैं स्केलर होते हैं. स्केलर चार्ज की प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर प्रॉपर्टी है, एंड देयरफॉर दे शो एडिटिव नेचर. एडिटिव नेचर होता है मतलब किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, दैट टोटल चार्ज इज व्हाट algebraic sum of the individual charges on that body. Then they follow conservation of charge, that is total charge on system remains constant. You cannot add, you cannot move. So for an isolated system, of course, you can't create, you can't destroy. Then we have quantization of charge. इसके हिसाब से किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. तो प्लस माइनस एन ई हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए चार्ज इज व्हाट एक्सेस ऑफ deficiency of electron. So simply we can count the number of electrons and multiply it by the electronic charge to get the charge. पॉजिटिव चार्ज तब होगा व्हेन इट हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज होगा तब जब उसने गेन किया होगा. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलते हैं इनवेरियंस नेचर. इनवेरियंस नेचर चार्ज का ये होता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो मोशन के इंडिपेंडेंट होता है. मैग्नीट्यूड is independent of its motion. ये बात कहाँ से है, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज को हम लोग कंपेयर करते हैं with that of mass, and mass is variant in nature. The magnitude of mass changes when we change the speed of that object. So ये वहाँ पे variant होते हैं masses. ये क्या होता है, invariant होता है. Now we come to Coulomb's law, that is one of the fundamental law, that is Coulomb's law in electrostatics.
ये कहते हैं पहली बात तो कि लॉ हम कहाँ पे लगा सकते हैं, ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो ये चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, उनके लिए ये लॉ लगता है। तो इफ आई ट्राई टू अप्लाई इट, इट विल बी सपोज दिस इज वन चार्ज, ये है Q1 एंड दिस इज अनदर चार्ज Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अगर R है, तो इनमें फोर्स जो लगता है, अगर चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है इन वैक्यूम, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस विल बी गिवन बाय F नॉट। डिपेंड करता है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, उस बात पे होता है कि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव होगा। इसको इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये हो कि Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, इन दैट केस इट विल बी रिपल्सन। और अगर मैं बात करूं Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इसमें से कोई एक जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, तो दैट केस इट विल बी अट्रैक्शन। तो हम बाद में बात करेंगे, बट इनके बीच में फोर्स सकता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, that will be given by 1 by 4 pi epsilon naught mod of Q1 mod of Q2 whole divided by R square. So this law basically follows inverse square law. याद रखिए कि यहाँ पे चार्ज का नेचर चाहे जो हो, उनका जब प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा उसको हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो वी विल नॉट कंसीडर द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एज सच है, विल सिंपली कीप इट एज पॉजिटिव मॉड ले लेंगे। अब अगर यही किसी मीडियम में रखा हुआ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट समझने क्या है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी होती है, और ये नेचर वैक्यूम के लिए होता है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू सबसे ये जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है फॉर वैक्यूम। एंड ये वैल्यू जैसे जैसे मीडियम नीचे आएंगे, अलग अलग मीडियम, वैसे वैसे ये कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। इन अदर वर्ड कहें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। तो इन मीडियम इफ आई गो, किसी भी मीडियम, मीडियम का मतलब यहाँ पे क्या है, अदर देन एयर और वैक्यूम। इन मीडियम वी यूज द सिंबल F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon, ये मीडियम का परमिटिविटी है, इनटू मॉड ऑफ Q1, एक साथ रख लेते हैं Q2 एंड होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो मीडियम की परमिटिविटी है, सो एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। तो अगर मैं इन दोनों, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, एक यहाँ से इक्वेशन आई जो वैक्यूम के लिए, दूसरा मीडियम के लिए आई, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है F नॉट अपॉन F विच विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो बताता है कि रेशियो क्या है फोर्स का इन वैक्यूम टू दैट ऑफ इन मीडियम। इन अदर वर्ड ये बताता है कि जो फोर्स मीडियम में है वो एयर के मुकाबले में कितने फैक्टर से कम हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो इससे इसका सिग्निफिकेंस है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि रेशियो है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी बताती है, एक तरह का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है फॉर मीडियम इन टर्म्स ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम के मुकाबले में जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आप जानते हो कि ये फोर्स है, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन वेक्टर नोटेशन लिखने की कोशिश करते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम लोग को क्या करना होगा, वेक्टर फॉर्म में हम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जाए हम, तो अगर मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1
और दूसरा Q2 है और इनके बीच में सेपरेशन R है। और हम यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए हमें, तो मान लेते हैं दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर रिपेल करते हैं तो मान लो कि यहाँ पे जो है ये जो फोर्स लग रहा है इस पर लग रहा है, ये इधर रिपेल करेगा, ये उसको धक्का देगा, तो F on 1 due to 2 and this will be on this force on 2 due to 1। कुल मिला के ये कि हम यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे। तो मान लो डिफाइन कर लेते हैं कि जो राइट साइड में जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर का, एक यूनिट वेक्टर लेके आते हैं आर कैप। तो अगर मैं फोर्स ऑन Q2 निकालना चाहूँ ड्यू टू Q1, then that will be equal to force on 2 due to 1 will be equal to magnitude टाइम। अब ये वेक्टर चाहिए हमें, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड टाइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वैक्यूम में है, Q1 Q2 मॉड ले लिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मुझे इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट करना है, तो क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, तो आई कैन कंपेयर दैट डायरेक्शन विद दैट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब ये आपके पास ये पूरा क्या बन गया, एक फोर्स का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे अब देखेंगे ये एक फोर्स का फॉर्मूला बन गया विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट की तरफ लग रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई ये फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना लग रहा है, तो इसी फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, देखिएगा इसी फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले में क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहता हूँ, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द force acting between the two charges, and that will be multiplied by direction. Now direction in this case is F on 1 due to 2 is towards left, एंड जो हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया टुवर्ड्स राइट डिफाइन किया विद आर कैप, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ का जो डायरेक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे माइनस आर कैप। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होल इनटू आर कैप विद अ नेगेटिव साइन। तो आप ये देख सकते हो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसको कंपेयर करें विद दैट ऑफ दिस, टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। इसका एक क्विक वो ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए +4e है, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू है -3e। अब इनके बीच में फोर्स है कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं 3 मीटर का यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन है, तो हाउ मच फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दैट। सपोज अब सबसे पहला सवाल है कहाँ पे लगना, कहाँ पे फोर्स पूछा गया, तो ये कहूँ मैं ए है ये बी है, तो मान ये पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स, वेक्टर फॉर्म में लिखिए व्हाट इज द फोर्स ऑन बी। तो बी में अगर जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन करूँ या फिर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसिडरेशन करूंगा, इधर आई कैप हो जाएगा और इधर जे कैप हो जाएगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं अगर जरूरत है, तो हम फिलहाल वही करेंगे कि अगर एक्स एक्सिस पे है, केप्ट along the two charges are kept along what x axis। अब इसमें हम निकाल सकते हैं सीधा फोर्स। तो फोर्स पहले देखेंगे क्या लगेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स ऑन बी लगाना है। अगर मान लीजिए पूछा गया तो इस फोर्स पे ये चार्ज किधर फोर्स महसूस करेगा, ये टुवर्ड्स ए महसूस करेगा, जिससे दोनों का जो प्रोडक्ट है नेगेटिव है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, तो दिस विल बी अट्रैक्टेड, ये फोर्स इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो force on B due to A will be force on B due to A will be given by 1/4 pi epsilon naught। अब मुझे मॉड लेना है, तो मॉड 4e का 4 ही होगा और ये -c का +c हो जाएगा, +3e अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट विल बी 3 का स्क्वायर एंड होल इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए आई कैप राइट में ये है तो ये माइनस आई कैप होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो फिर वैल्यू लिख दो यहाँ पे 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हो क्या होता है, ये 9 × 10⁹ होता है वैक्यूम में, इंटू 12e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 4 इंटू आई कैप। तो ये देखो 9 कैंसिल जाएगा एंड यू हैव एन एक्सप्रेशन
12e² इंटू 10⁻⁹ माइनस बाहर निकाल दो i कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा अगर हम वेक्टर फॉर्म में देना चाहते हैं। जैसे से कहीं पे भी हो, बस हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर हम निकालना जानते हैं, किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो उसके बाद हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो किसी भी फोर्स को हमें उस यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट करना है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। उसका पोजीशन प्रिंसिपल आता है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज पे, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। मतलब कोई भी चार्ज है, मान लो एक चार्ज यहाँ पे है Q1, ये है Q2, ये है Q3 एंड सो ऑन, ऐसे कई चार्ज हैं। तो सबकी वजह से इससे फोर्स निकालना है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से फोर्स निकालना है यहाँ पे, नेट फोर्स। तो दैट नेट फोर्स कहते हैं क्या होगा, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सबके बराबर है। नेट फोर्स on a given charge is equal to vector sum आप निकालना जानते हैं, vector sum of the forces due to individual charges at that charge। इस पे निकालना आपको, at that charge। तो ये समझ में आना चाहिए कहाँ पे निकालना है और किसकी वजह से निकालना है। तो जिसकी वजह से निकालना, उन सबकी वजह से उस चार्ज पे हम फोर्स निकालेंगे, तो इसका हम लोग वेक्टर सम। अब इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे बेसिकली इसका एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल्स में। क्या क्या है, हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्या क्या हमें एप्लीकेशन करना है। तो पहला तो ये है कि हमें न्यूमेरिकल्स किस पे, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो एक तो इसमें बनता है कि आइसोलेटेड जो चार्ज है, चार्ज अंडर इक्विलिब्रियम, चार्ज इन इक्विलिब्रियम। दूसरा है आपका सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है, इसको एक एक करके देखते हैं। पहले हम आते हैं चार्ज इक्विलिब्रियम। चार्ज इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मान लो कई चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। सो इफ द नेट चार्ज is under equilibrium if net force on given charge, जिससे पूछा गया is given charge is 0। अब इसमें कि बहुत से पॉपुलर क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो दो चार्जेस हैं, एक है आपका Q1 और दूसरा है Q2, और इनके बीच में हमें वो पॉइंट निकालना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। तो मतलब हम उस पॉइंट पे किसी भी चार्ज को रखें तो उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये कौन सा केस है, पहला केस है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी यह है कि कहाँ पे 0 हो सकता है। पहली बात तो ये कि कहीं पे भी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही 0 होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कहीं भी ऊपर नीचे जाएंगे तो वहां पे दोनों चार्जेस, क्योंकि लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगता है, तो कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। फोर्स तभी कैंसिल कर पाते हैं जब वो इक्वल हो और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे 0 हो सकता है, वो कोलिनियर पॉइंट पे ही 0 हो सकता है, क्योंकि वहीं पे फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो कोलिनियर का मतलब एक ऐसा लाइन जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को ही का एक्सटेंशन हो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा या फिर इसके बाहर होगा, और कहीं नहीं हो सकता। तो कहाँ पे होगा, तो पहले देखते हैं अंदर।
अगर देखिए यहाँ पर रूल ये है, पहला केस है कि इफ Q1 इंटू Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी इनसाइड द सिस्टम। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड द सिस्टम, अंदर होगा। और किधर होगा? टुवर्ड्स चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये पहला पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट ये बना कि अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव आते हैं, दूसरा नियम बना ये कि इफ Q1 इंटू Q2 इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि कुछ में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अंदर तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, पहले भी इक्विलिब्रियम आया, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज रख दो, किसी भी मैग्नीट्यूड का रख लो, मान लो क्यू रख दिया आपने, तो ये क्या कहेगा? अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको तो धक्का देगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आएगा इसके ऊपर ये पुश करेगा इधर, ये इधर पुश करेगा, ये होगा फोर्स टुवर्ड्स राइट F1 की वजह से, तो मैं मान लेता हूँ F1 है, और ये भी पॉजिटिव है तो ये इधर आ जाएगा, तो दैट विल बी F। तो देखो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट है, इसे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर मान लो इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मान लो अगर मान लो Q1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले की वजह से Q पे फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स राइट लगेगा, रिपल्सिव है। और Q2 क्या है? वो नेगेटिव हमने लिया हुआ है, तो नेगेटिव क्या करेगा? वो भी अट्रैक्ट आएगा। तो दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में होंगे, वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो क्या होगा? ये बाहर हो सकता है, बाहर मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, तो लेकिन मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इसको इधर धक्का देगा, दैट विल बी F1, डैश कर देते हैं, मैग्नीट्यूड बदल गया। और ये जो है दूसरा वाला चार्ज ये अपनी तरफ अट्रैक्ट आएगा, तो दैट विल बी F, डैश कर देते हैं। अब देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? भाई देखो ये नजदीक है चार्ज, ये चार्ज नजदीक है तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और ये चार्ज दूर है तो ये फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर दोनों चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो कभी भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये चार्ज छोटा है, अगर ये चार्ज छोटा है तो क्या होगा? इसकी वजह से फोर्स भी कम होगा, और दूरी ज्यादा है तो और भी कम हो जाएगा, तो भी कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। लेकिन अगर Q1 छोटा है तो क्या होगा? जब Q1 छोटा होगा तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है F1 डैश, वो डिस्टेंस, चार्ज तो छोटा है तो फोर्स कम होगा, लेकिन डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा। F Q2 क्या है? चार्ज छोटा है लेकिन डिस्टेंस, चार्ज बड़ा है लेकिन डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो चार्ज बड़ा तो है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं कहीं वो एडजस्ट कर लेंगे, प्रोवाइडेड द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज देयर या न्यूट्रल पॉइंट इज वेयर इट इज टुवर्ड द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो मान लेते हैं Q1 अगर स्मॉल है तो इधर होगा, इफ Q1 is smaller than Q2 then it will be towards left, अगर Q2 is smaller than Q1 then it will be towards right, so it will be again outside the system होगा, outside the system but towards, again towards the charge of smaller magnitude। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है उस पर अगर वो न्यूट्रल पे है तो वहां पे कोई भी चार्ज रख दो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट दैट पॉइंट। यहाँ पे हम क्यू रखें, यहाँ पे क्यू रखें, यहाँ पे 4Q रखें, यहाँ पे 10Q रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल नॉट चेंज। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट है जिसके ऊपर नेट फोर्स, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज independent of the magnitude of the charge kept at that point, उसके इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे एग्जांपल लेते हैं
जैसे यहाँ पे मान लो कि एक चार्ज है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज दिस इज वन चार्ज, और ये +4e है। मैं जानबूझ के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी है। और ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि ये e है या -e है। अब देखो ये क्या करेंगे, इनके बीच में से इक्विलिब्रियम मिलेगा नहीं, कहाँ पे मिलेगा, ये टुवर्ड्स राइट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है वो मान लेते हैं 3 मीटर है, तो यहाँ पे मिलेगा टुवर्ड्स चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बाहर मिलेगा। और एज पर दिस ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे बाहर मिलेगा। और चार्ज किधर मिलेगा, बाहर तो यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कहाँ मिला, ये टुवर्ड्स, ये चार्ज के राइट साइड में मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज स्मॉल मैग्नीट्यूड का है। तो अब स्मॉल मैग्नीट्यूड का है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर चार्ज है ए, ये चार्ज है बी, तो ए की वजह से जो चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी चार्ज रख लो, मान लो का चार्ज क्यू है, इसके ऊपर हमें इक्विलिब्रियम निकालना है, तो चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। तो ये हो गया एफ ए। अब देखो क्या है कि जो ये चार्ज दूसरा वाला, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड बाय एफ बी। अब ये इक्विलिब्रियम में होना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ ऑन बी का जो मॉड है दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑन ए। ये जो दोनों फोर्सेज हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे रखते हम कंपेयर कर सकते हैं। आएगा पहला फोर्स के, इसके बीच में कैपिटल क्यू और बी है ना, इसकी वजह से फोर्स हो जाएगा एफ बी। तो ये हो जाएगा ई इंटू क्यू अपॉन, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं एक्स है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और दूसरी तरफ आते हैं एफ ए, मतलब ए की वजह से, तो यहाँ पे कैपिटल के है और चार्ज कौन कौन से 4e एंड क्यू है। तो अब इनके बीच का जो फोर्स होगा 4e⁻³ अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसके बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 3 मीटर और प्लस एक्स, तो जो आएगा 3 + x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सब कैंसिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x² इक्वल टू 4/3 + x का होल स्क्वायर। टेक द मॉड ऑन बोथ द साइड, ऐसा स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 2/3 + x। जब मैग्नीट्यूड ले चुके तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवॉइड करें, यहीं पे सीधे सॉल्व कर दें। तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 + x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हाउ मच, x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये जो है x इक्वल टू 3 जो आया है वो क्या आया है, ये पॉइंट जो है Q पॉइंट, यहाँ पे चार्ज आपने रखा है, ये इस वाले पॉइंट से B से 3 मीटर पे है, लेकिन A से कितनी दूरी पे, 3 + 3 6 हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट, और rather is 3 मीटर अवे फ्रॉम चार्ज E। इस तरह से आप कैसे मिलते जुलते सवाल कर सकते हैं।